दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। और यह टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर तीसरा आदमी अपने से, आपसे, हमसे, सबसे यही पूछता है कि भाई कोरोना से हमें कब मुक्ति मिलेगी। और ये आपके मन में भी विचार आता होगा कि आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा और आने वाले दिनों में कितने सालों तक हमें इसी तरीके से रहना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली सभी के मन में एक ही प्रश्न है, कोरोना से हमें कब मुक्ति मिलेगी, कब खत्म होगा कोरोना। टीका लगवाने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है, यह एक दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि टीका लगवाया फिर भी कोरोना हो गया तो मैं क्यों लगवाऊं। फिर एक ये भी प्रश्न आता है सभी के मन में, क्या सभी को टीका लेना जरूरी है। तो इस तरह के कई प्रश्न हैं और यह हर तीसरे के पास यही चर्चा होती है। तो आज हमने इसके ऊपर एक टॉपिक बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है जो कि आपको आशा करता हूं कि पसंद आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब जैसा कि जानते हैं कि कोरोना एक पैंडेमिक है। इसे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक घोषित किया है। इसके साथ साथ WHO ने ही कहा है कि यह पैंडेमिक तो है ही है, बट यह एक तरीका का इंफोडेमिक भी है। इंफोडेमिक कैसे है? यह जो चित्र आपके सामने आया है ये WHO के साइट से मैंने लिया है और वहां पर इस तरीके की बात WHO ने कहा कि आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन निकल रहे हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं लोगों को कि पूछिए मत। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में कहीं तो पढ़ रहा था कि दो बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ रहते थे और उन्हें जब मालूम चला कि उन्हें कोविड हो गया है तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसलिए कर ली क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मेरे वजह से मेरे परिवार को ना हो जाए इन्फेक्शन। इसी तरीके से ये एक यंग लड़की के बारे में मैंने पढ़ा, कहीं साउथ की थी वो, कि जब उसे मालूम चला कि उसे कोविड हो गया है तो ऊंची इमारत से, यानी कि जहां रहती थी वहां से वो छलांग लगा के अपना आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन, इतने ज्यादा डर सोशल मीडिया के थ्रू भर दिए गए हैं कि लोग कोरोना से तो बाद में मरेगा, उसके पहले कई बीमारी हो जाए, क्योंकि अलग अलग मनुष्य अलग अलग कैपेसिटी लेके होते हैं। कई लोग बड़े इमोशनल होते हैं और उन्हें ज्यादा तकलीफें हैं। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से कोई मैसेज रिलीज हुआ और उसने 3 आदमी को दिया। ये जो भाई साहब थे इन्होंने यहीं पे रोक दिया, दिस पर्सन डिड नॉट सेंड ए रूमर टू द ग्रुप चैट। और इसका नतीजा यह हुआ कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन आगे भेजने से रोक दिया। यानी कि यह एक ऐसा इंफॉर्मेशन था जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं थी और उन्होंने यहां पर रोक दिया। दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो उन्होंने 3 आदमियों को भेज दिया, उसमें से एक भाई साहब ने आगे नहीं भेजा, यानी उन्होंने डबल चेक कर लिया। दिस पर्सन डबल चेक देयर फैक्ट्स एंड स्टॉप। बट यहां पे देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि फिर से आगे भेज देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक जो मैसेज है घूम घाम के इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका होता है कि वो वायरल हो जाता है। और वायरल कैसे मैसेजेस होते हैं? जो सच है वह तो वायरल हो तो बात समझ में आती है, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी झूठी खबरें जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं है, ऐसे भी मैसेजेस इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिले जो कई साल पुराना था और उसे बता दिया गया कि अभी लॉकडाउन में पुलिस मार रही है, या ऐसा बताया कि ऑक्सीजन के लिए लाइन में लोग लगे हैं, वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं। देखो, जो चीजें एकदम से आ जाती है उसमें ऐसी परिस्थिति आएगी, बट उसका भी हम लोग गलत फायदा, या ऐसा बोलो इसमें मजा आता है, इस तरह के इंफॉर्मेशन पास आउट कर देते हैं जिससे लोग बहुत घबरा जाते हैं और इसे रोकना बहुत जरूरी है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सबों का एक कर्तव्य है कि कोई भी मैसेज आपके पास आता हो और अगर वो आप में थोड़ी भी डाउट लगता है तो आप बेटर कि गूगल पे सर्च कर ले, आप पूरी तरीके से सहमत हो जाएं कि यह मैसेज भेजने लायक है या नहीं है। कई बार सही मैसेज ही है, सच है, लेकिन किसी को भेजने से
अगले को तकलीफ होता हो तो ऐसे मैसेजेस को प्लीज नहीं फॉरवर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग परेशान हैं। ऊपर से भाई वाराणसी में इतने सारे डेड बॉडी गंगा में मिले, यूपी में मिले, होगा, आपने चेक तो नहीं किया, आपने किसी का फोटो देखा, आपने कर दिया, आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, आज से पहले जब मर्स आया था तो उस टाइम में इसी तरह के लोग मरे थे, आज से 100 साल पहले, और इतने ज्यादा लोग मरे थे कि उस समय में भारत ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था, लेकिन हम लकड़ियां भी उपलब्ध नहीं करवा पाए और लोगों ने जैसे तैसे दाह संस्कार किया, कोई गंगा में फेंका है, कोई दफना दिए, अलग अलग तरीके। उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जिनको कहते हैं, उन्होंने कविता भी लिखी है उस दौरान में, और महात्मा गांधी को भी वो इन्फेक्शन हो गया था, फिर वो बच गए। तो इस तरीके की जो चीजें है, इन्फेक्शन है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कृपया गलत इंफॉर्मेशन को हम आगे बढ़ने से रोके, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, रिलेटिव को ये बात तो जो हमें जरूर बतानी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि कुछ लोग शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू कर दिए। पूरे गांव के लोग एक साथ बैठ रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे। क्यों भाई? तो उनका ऐसा मानना है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से ऑक्सीजन लेवल उनके शरीर में बढ़ जाएगा, यानी कि इन्फेक्टेड पेशेंट को भी रख दिए, यहां से तो और इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाएगा। यह बात सच है कि पीपल के पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दिन के समय में, क्योंकि वह एक बड़ा बृहत विशाल वृक्ष होता है, लेकिन कतई ही नहीं कोविड के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन वह दे पाता है। बिल्कुल गलत समाचार है। ये सज्जन को देखिए, इन्होंने इंदौर से है, ये तो कोविड पॉजिटिव है और इन्होंने पीपल के पेड़ के ही ऊपर अपना गृहस्थी बसा ली है। भाई साहब उतरेंगे, बाथरूम वगैरह भी जाना है कि बस पेड़ पे ही रहिएगा? सो आप सोच लो भाई, इतने तरह के लोग, इस तरह के रूमर्स हैं, अब इनको क्या समझाएंगे? ये लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, बेवकूफ द ग्रेट इसको कहते हैं। सो इंफोडेमिक कैसे है? जैसे आई एम कोविड प्रूफ। भाई बहुत सारे लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि मेरे को कोविड नहीं होने वाला, आई एम ए कोविड प्रूफ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंडियन लोगों को इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है, हमें कुछ नहीं होगा, हम डरने का नहीं यार, कुछ नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा भी शुरुआत में कहा गया पहली वेव के दौरान कि इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मी के कारण हमारे यहां कोरोना का जो वायरस है वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। आप देख लीजिए हालत क्या है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो सुबह शाम दोपहर सोने के पहले उठने के बाद स्टीम लेता हूं, गार्गल करता हूं, प्याज खाता हूं, प्याज का जूस पीता हूं, लेमन यानी नींबू का रस नाक में डालता हूं, जिंजर सब मिला के पीता हूं, हमें कोविड नहीं हो सकता। एक कुछ दिन पहले ऐसा ही न्यूज आया था कि कई लोगों ने ऐसा कहा कि नींबू का रस नाक में डालने से कोविड नहीं होता है। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया, उसकी मृत्यु हो गई। कई लोगों, बेंगलोर के एक कोई विधायक है, कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्र और पूजा और हवन किया और पूरा गांव में, पूरा शहर में उन्होंने प्रसाद वितरण किया कि बस अब तो किसी को कोविड होगा नहीं। भाई साहब इससे तो और फैल जाएगा। मैं पूजा और मंत्र, लेमन, जिंजर, स्टीम, गार्लिक, ओनियन, समर, इंडियन इम्यूनिटी, इसके खिलाफ नहीं हूं। होगा, कुछ हद तक काम भी करता होगा, लेकिन आप इस बीमारी को ना तो साइंटिस्ट अभी तक ढंग से समझ पाए हैं, क्योंकि रिलेटिवली उनके लिए नया है, डॉक्टर के लिए नया है। किसी भी चीज को समझने के लिए कुछ वक्त लगता है, ना ही आपका शरीर समझा है, जो कि इम्यूनिटी इसी के लिए बनाई गई है, जो प्रकृति प्रदत्त है। कई लोगों को ऐसा कहा गया कि एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने रूमर्स फैलाया है पैसा कमाने के लिए, ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं। एक तो ऐसा न्यूज बीच में आने लगा 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल हो रहा है और उसके वेव्स के वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है और लोग मर रहे हैं। सभी बातों का एक बात, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ए पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स अभी अगर कोई भी दूसरी बीमारी होती है, होगी शायद,
चेक करवाएं डॉक्टर से, घर में बैठे मत रहें। चांसेस यही है कि कोविड होगा 90%। अगर कोई कहे कि आपको तो ये मलेरिया का फीवर है, आपको तो ये टाइफाइड का फीवर है, ये तो ऐसे ही सर्दी जुकाम हो गया मेरे को, प्लीज 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 होने दीजिए, कहने दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं, आरटी-पीसीआर करवाएं। पेंडेमिक के समय में अमूमन आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, कोई दूसरी बीमारी ज्यादातर होती नहीं है, होती है अगर तो उसके साथ साथ कोविड भी होगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखें। चलिए हम कुछ साइंटिफिक वर्ड्स पे आते हैं जो कि आज के टॉपिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम जरा उल्टा शुरू करते हैं, जैसे कि नीचे से आउटब्रेक। जैसे कि आपने सुना होगा सबसे पहले कोविड वुहान में शुरू हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, एक छोटे से एरिया में कई लोग पेशेंट्स हो गए, उनको सर्दी खांसी जुकाम और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो एकदम से ऐसी सिचुएशन को जो एक छोटे से एरिया में होता है, कोई बीमारी इन्फेक्शियस बीमारी फैलती है तो उसे आउटब्रेक कहते हैं। उसके बाद आउटब्रेक के बाद एक सिचुएशन आता है जिसे हम इपिडेमिक कहते हैं। इपिडेमिक क्या हुआ, इट इज ए डिजीज दैट अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी और पॉपुलेशन, लाइक SARS-3। SARS-3 के समय में सेलेक्टिवली कुछ कुछ राज्य में होता था, पूरा का पूरा देश तक के चपेट में नहीं आए। पैंडेमिक क्या होता है, एक ऐसा इपिडेमिक जो कि कई कंट्रीज को, कई कंटिनेंट को अपने में ले लेता है। सो आप समझो ऐसा कि इपिडेमिक एक पैंडेमिक क्या है, तो पैंडेमिक एक ऐसा एपिडेमिक है जो स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, लाइक कोविड। स्पोरेडिक, एकदम से किसी जगह पे आया, कोई कंट्री या कोई प्लेस पे आया और खत्म हो गया, रैंडमली ये आता है, जैसे इबोला का एग्जांपल देंगे। इंडेमिक, इंडेमिक क्या है, इट इज समथिंग दैट बिलोंग टू पर्टिकुलर पीपल और कंट्री, लाइक मलेरिया, कुछ दिनों के लिए आया खत्म हो गया। डेंगू आया और खत्म हो गया, जैसे कि बीच में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के साइड में बरसात के बाद या बरसात के शुरू होने के पहले यह काफी कॉमनली देखा जाता है, या झारखंड में या जंगली इलाकों में मलेरिया का। सो इस तरीके के जो है इंडेमिक, मतलब आप इंडी स्थिति है उसकी, वो खत्म ही होने वाला है, बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। यानी कि आप देखो हमारा कोविड पेंडेमिक भी इपिडेमिक जैसा होगा, इपिडेमिक के बाद फिर इंडेमिक के सिचुएशन पे आ जाएगा और बहुत ही कम लेवल पे हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करते हैं। दोस्तों अब किसी भी पेंडेमिक को कंट्रोल हिस्ट्री में कैसे किया गया है, उस चीज को हमें समझना होगा। क्योंकि आपका सवाल क्या था, हमें कोविड से मुक्ति, कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी, कब पूरा दुनिया, पूरा देश जैसा 2019 के पहले हम कर रहे थे, यानी 2019 दिसंबर अक्टूबर के पहले हम जैसे काम कर रहे थे, घूम रहे थे, वैसा होगा या नहीं होगा। तो ये इसका आंसर देने के पहले, इस चीज को समझने के पहले हमें इसकी हिस्ट्री में जानी होगी। जैसे कि किसी भी तरह का पेंडेमिक को हम 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमें कंट्रोल करना होगा, दूसरा उसे एंडेमिक की सिचुएशन पे लाना होगा, देन इलिमिनेशन होगा और बाद में इरेडिकेशन होगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं जैसे कंट्रोल कैसे करेंगे। लाइक अभी हम लॉकडाउन में हैं, कई लोग घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकलना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, इस तरह कहीं अगर हम काम करेंगे तो यह एक कम फैलेगा और धीरे धीरे यह कमते चला जाएगा। जैसे कि भारत देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस लिमिटेड एरिया में होता है, खत्म हो जाता है, उसको हम फैलने से रोकते हैं। इसमें इफर्ट बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। तो यहां पे देखो इफर्ट लगेगा, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएगा। इंडेमिक में बेसलाइन इन्फेक्शन होगा, थोड़े बहुत लोगों में इन्फेक्शन होगा, लाइक डेंगू, लेप्रोसी, रेबी, चिकन पॉक्स, और इसमें बहुत ज्यादा इफर्ट की जरूरत नहीं है, तब उस सिचुएशन को इंडेमिक कहेंगे। इलिमिनेशन, लाइक एक कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 0 इन्फेक्शन हो तो उसको WHO इलिमिनेशन का सर्टिफिकेट देती है। जैसे कि इंडिया से पोलियो इलिमिनेशन के दौर में आया है, इरेडिकेशन अभी भी नहीं दिया है, सर्टिफिकेशन अभी भी 100% नहीं मिला है, बट इलिमिनेशन के हम लेवल पे पहुंच चुके हैं। इरेडिकेशन, दुनिया में एक ही डिजीज को इरेडिकेशन माना गया है, वो है स्मॉल पॉक्स। जब हम ग्लोबल लेवल पर ऐसी बीमारी 0 हो जाए, परमानेंटली 0 हो जाए, तो उसे हम इरेडिकेशन कहते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स के बारे में
थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका और कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान आकर्षण चाहता हूं। 1798 में एडवर्ड जेनर ने खोज किया और 1980 में जाकर के इराडिकेट हुआ। कितने साल लग गए आप खुद चेक कर लें, करीब करीब 200 साल। आप देखिए कि इतने समय तक ही इरेडिकेशन होता है, वैक्सीनेशन हुआ, सारी प्रोसेसेस करते गए फिर जाके यह स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ। स्मॉल पॉक्स की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि ब्रिटेन के थे, और ये काउ पॉक्स से उन्होंने देखा कि जो ग्वाले थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने देखा कि काउ को एक काउ पॉक्स करके डिजीज होती है, और इसका दूध निकालने के वजह से या उसके साथ साथ रहने से जो ग्वाले थे उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो एडवर्ड जेनर एक डिस्पेंसरी में काम करते थे। उन्होंने एक ग्वाले के स्पोर्स को लेकर के उसी के बेटा यानी कि ग्वाले के बेटे के शरीर में डालते हैं, बाद में उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। इस चीज को उन्होंने समझा कि इसका मतलब यह हुआ कि काउपॉक्स का जो वायरस है वह इम्यूनिटी प्रदान कर रही है शरीर में, जो कि फर्दर स्मॉल पॉक्स को होने नहीं देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्मॉल पॉक्स इतनी बड़ी बीमारी थी, करोड़ों लोग मर चुके थे दुनिया से में, और एडवर्ड जेनर ने जितने जिंदगी सेव की है शायद मेडिकल साइंस में किसी ने भी सेव नहीं किया है। और इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है इम्यूनिटी और दूसरा वैक्सीनेशन पे बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। सम पॉजिटिव न्यूज आपके लिए। एक तरफ का पिक्चर किस तरीके से आज के तारीख में 30 मई का आज दिन है, 30 मई को आज नंबर 1 कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, हर क्षेत्र में है, ताकत में है, पैसा में है। आज उसके पास 19.95 इन्फेक्शन रेट है, मतलब कि उसकी जितनी भी जनसंख्या होगी उसमें 20% लोगों को कोविड हो चुका है। भारत देश में देखें तो 16.36% लोगों को कोविड हो चुका है, हम दूसरे नंबर पे आते हैं। इसी तरीके से यह एक स्टैटिक्स है जिससे कि आप देख के समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन का रेट किस तरीके से पेंडेमिक फैला है। कोई भी देश आज ये नहीं कह सकता कि मेरे को नहीं होगा, मेरे में इंडियन इम्यूनिटी है, मैं तो ये हवन करता हूं, मैं तो ये क्या बोलते हैं अदरक लहसुन और प्याज खाता हूं। भाई साहब ये सब बकवास की बातें हैं, इसको छोड़ दीजिए। हमारे एक मित्र हैं जो कि एमडेक करके मयंक दीक्षित एकेडमी चलाते हैं, और उन्होंने काफी दिनों से एक पॉजिटिव न्यूज समाज में फैलाते हैं कि आज हमने अच्छा क्या हुआ, आज हमारे देश में अच्छा क्या हुआ। लाइक जैसे कि उन्होंने दिया कि इंडियन डिफीट कोविड-19, टोटल इतने सारे पेशेंट ने उसे हराया है, कल कितने हराए थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2,76,309 पेशेंट एक दिन में 29 मई को ठीक हुए। वैक्सीनेशन के बारे में करूं तो इनका डाटा जो है करीब करीब 29 मई का है। 21 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कल हो चुका था 29 तारीख को, राइट, अभी तक का, और कल का 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन एक दिन में हुआ है। यह इस तरह का इंफॉर्मेशन काफी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि बाकी कंट्री के तुलना में हम किस तरीके से करते हैं। मयंक दीक्षित साहब आपको शुभकामनाएं, इसी तरीके से आप काम करते रहें और स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट को इंजीनियर डॉक्टर्स बनाते रहें। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आज का डाटा है 30 मई 2021 का। आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड में 184 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। अब उसमें से कुछ वैक्सीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, कुछ को पार्शियल वैक्सीनेशन, मतलब 2 वैक्सीन तो सारे वैक्सीनों का है। तो आप यहां पे देखेंगे 41 करोड़ को फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुका है, एंड इंडिया उसमें 20 करोड़ लोगों को डोज दिया गया है, सिंगल एंड डबल दोनों मिला करके। फुल्ली वैक्सीनेटेड 4.26 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। आप यहीं पे देखेंगे यूनाइटेड स्टेट हमसे काफी पहले शुरू किया था यूनाइटेड स्टेट ने वैक्सीनेशन, क्योंकि उनके पास सुविधाएं ज्यादा है, आबादी कम है, फिर भी 29 करोड़ लोगों को ही पहुंचा है और 13 करोड़ लोगों को
डबल वैक्सीनेशन हो गया। बट इनके पास एक सुविधा है, 40% पॉपुलेशन इनके पास वैक्सीनेटेड हो गई, यानी कि इनकी पॉपुलेशन ही काफी कम है। हमारे यहां इतने के बाद भी 3% पॉपुलेशन ही को कवर कर पाए हैं, क्योंकि हमारी आज की जनसंख्या करीब करीब 137 करोड़ प्लस है, उससे नीचे नहीं है। बाकी कंट्री को भी आप देखें तो मैं ये कहना चाहता हूं इस पॉइंट पे कि अपने सरकार को, अपने समाज में जो डॉक्टर हैं उनको कोसने से कुछ नहीं होना है। दे आर रियली डूइंग ग्रेट जॉब। वो भी घर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज में हमारे देश की स्थिति को भी समझिए। केवल हम पॉलिटिक्स इसलिए नहीं करें कि लोगों को आलोचना करना है तो कर दिए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, बिल्कुल ऐसी स्थिति में हमें उनको सही सुझाव देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आगे बढ़ो, हम लोग सब कोई साथ में हैं। तो ये डाटा आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देखिए कोई भी देश, बड़ा से बड़ा पैसे वाला देश भी 50% पहुंच नहीं पाया है, जो कि उनका 4 जुलाई के आसपास इंडिपेंडेंट डे होता है और उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि मैं पूरे कंट्री को वैक्सीनेट कर दूंगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि 4 जुलाई तक ये कंप्लीट कर पाएंगे। इंडिया में हम देखेंगे कि यह गति स्लो है, फास्ट है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हमारे यहां जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है दोस्तों, जनवरी से लेकर के हमने यहां तक इस मुकाम पे आज की तारीख में पहुंचे हैं। बीच में कोविड का भी दूसरा वेव इस तरीके से आया कि आपने देखे होंगे, एग्जैक्टली 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। आज के तारीख में 134 दिन हुए। आप देखो कि इतने सारे लोग हॉस्पिटल हुए सेकेंड वेव आने से, उनको भी मैनेज करना है, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ऊपर से वैक्सीनेशन भी होना है, देश को भी चलाना है, हमारी आर्थिक जो डिपेंडेंसी है कोविड से रिलेटेड उनको भी संभालना है। हमारा देश अल्टीमेटली इतने ज्यादा पॉपुलेशन के साथ है। चाइना कहां गया वो, जरा देख लेते, इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है, चाइना इतना बड़ा बदमाश है कि उसने 60 करोड़ बोला कि कर दिया, लेकिन इधर दिखा दिया फुल्ली कितने को किया और परसेंटेज क्या किया कुछ अता पता नहीं है। मींस इनके यहां तो न्यूज कोई फैला ही नहीं सकता। इनके यहां सबसे ज्यादा अगर जेल में कोई व्यक्ति बंद है, वो इसलिए बंद है कि उसने कुछ सरकार के बारे में गलत बोल दिया हो। चोरी डकैती किसी भी तरह का गलत काम करने वाले लोग कम हैं, ज्यादातर इस अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दे तो मेरे को भी अरेस्ट करके लोग जेल में डाल दें। तो ये है हालत चाइना का। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ प्रश्न ये आता है कि कुछ डाटा को हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे देश में चल कैसे रहा है, वैक्सीनेशन का काम, कोविड का इन्फेक्शन का कार्यक्रम कैसे हो रहा है। सो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। सी, दो तरीके से हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। हर्ड कहते हैं झुंड को, भीड़ को, समूह को। जैसे कि बहुत सारे एक साथ कैटल का झुंड आ रहा है तो हम कहेंगे हर्ड ऑफ कैटल। उसी तरीके से हर्ड इम्यूनिटी होती है, जैसे पूरे देश के लोगों को 137 करोड़ के 137 करोड़ के लोगों को इन्फेक्शन हो जाए एक बार, फिर होगा नहीं, क्योंकि उन सबों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। बट हमारा यह कोई इकोनॉमिकल सौदा नहीं है, इसमें काफी सारे लोग मर जाएंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी कुछ वैक्सीनेशन से भी हम ले और कुछ इन्फेक्शन से भी ले, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, कोमॉर्बिड कंडीशन में है, उनकी मृत्यु भी हुई है। सो हमें जल्दी से जल्दी हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर कर लेना है वैक्सीनेशन के थ्रू। अभी हम दोस्तों एक स्टैंडर्ड समझते हैं कि हमारा देश का पॉपुलेशन 137 करोड़ है। इसमें 0 से 18 साल वाले 33%, करीब करीब 45 करोड़ है, जिनके लिए किसी भी तरह का वैक्सीन अभी तक आया नहीं है भारत देश में। वैसे ब्रिटेन में और यूएसए में इसकी कुछ ट्रायल चालू हो गई है और उन लोगों ने शुरू कर दिया। कनाडा में 12 साल से लेकर 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया है। बट भारत में अभी इसके बारे में सोचना हमें शायद शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकूंगा। 18 से 45 करीब करीब पॉपुलेशन 42% है, यानी 57 करोड़ टोटल पॉपुलेशन। 45 एंड 60 15%, जो कि 20.5 करोड़ होता है, और 60 प्लस में 10% है, जो 13.7 करोड़ होता है। तो हमारे पास चैलेंज ये है कि 18 से लेकर 60 साल वाले लोगों को
एटलीस्ट वैक्सीनेशन हो जाए। और ये कितना परसेंट है? करीब करीब 67% है टोटल पॉपुलेशन का। तो आप यहां पे देखिए 137 करोड़, 67% कितना हुआ? करीब करीब 92 करोड़ पॉपुलेशन होता है। अब ये 92 करोड़ पॉपुलेशन को 2 वैक्सीन लगने हैं, यानी आपको टोटल वैक्सीन कितना लगने वाला है? 184 करोड़ वैक्सीन। एक चीज और इसमें जोड़ दें, करीब करीब ट्रांसपोर्टेशन और डैमेजेज होता है जो कि 6% के बराबर होता है। तो समवेयर वी रिक्वायर 195 करोड़ वैक्सीन इन इंडिया टू कवर अप दिस 67% पॉपुलेशन। अभी मैं 45 करोड़ जनता को, जो हमारे यंग बच्चे हैं, उनको छोड़ दिया है, बट आप मान के चलो कि सूनर और लेटर इनको भी लगाना होगा, यानी कि 45 इंटू 2 90 करोड़ ये भी लगने वाला है। इन इंडिया मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 118 करोड़ पर ईयर। 2 वैक्सीन है हमारे पास भारत देश में, सीरम इंस्टीट्यूट जो बनाती है वो, और भारत बायोटेक, ये दोनों मिलाकर के 118 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। यानी कि अगर इसी रफ्तार से हम चले तो हम केवल 67% पॉपुलेशन को कवर करने के लिए 2 साल का समय लग जाएगा। और समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का साधन नहीं है, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तभी हमारे देश ने स्पुतनिक और कई दूसरे वैक्सीन बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, जो आउट ऑफ कंट्री के, उनको इनवाइट किया है कि आप आके दो। सो यहां पर तक हम समझ चुके हैं। अब एक जो अभी हमने फिगर डिस्कस किया था, करीब करीब 20.3 करोड़ को फर्स्ट डोज मिल चुका है, 4.26 करोड़ को सेकंड डोज मिल चुका है। एंड फॉर द हर्ड इम्यूनिटी मेडिकली वी रिक्वायर एटलीस्ट 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आइदर वैक्सीनेटेड और आइदर इन्फेक्टेड। सो ये एक कंसेप्ट है, इसको आप समझ लें। चैलेंजेस है, चैलेंजेस ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी। अब देखो भाई, चैलेंजेस कैसे है हर्ड इम्यूनिटी के लिए? कई लोग वैक्सीनेशन का कराना नहीं चाहते, मेरे को कराना ही नहीं है, घर में दुबक के बैठे हैं। चलो वो अच्छी बात है, घर में बैठे हैं तो बात सही है, लेकिन 1, 2, 4 चैलेंजेस मैं आपके सामने यहां पे रखता हूं। पहला है टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी एज ऑल डेड वायरसेस। अगर आपने वैक्सीन लगवा भी लिया तो अब कितने दिन तक इससे इम्यूनिटी आपको मिलेगी अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है कि हर साल आपको एक बार वैक्सीनेशन करवाना पड़ जाए। एक्सेप्शन है कि अगर न्यू वेरिएंट आ जाता है, जैसा कि इस बार में हुआ, डबल म्यूटेंट वायरस आया, यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के कई साइंटिस्टों का ऐसा कहना है कि हमारे यहां म्यूटेशन हो गया है इस वायरस में, अगर न्यू वेरिएंट आ गया तो ये जो वैक्सीनेशन दी गई है ये कुछ काम का नहीं होगा, वापिस आपको दूसरा वैक्सीन लेना की जरूरत पड़ेगा। दूसरा मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी पूरी प्रोसेस होगी। तीसरा लेस ग्लोबल कोऑपरेशन। आप देख रहे होंगे हर देश अपने अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, और यह बात हमें समझना होगा कि अगर हमें किसी भी डिजीज को इरेडिकेट करना है तो ग्लोबल लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे नहीं हो सकता। आज अगर हम कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स ग्लोबली इरेडिकेट हुआ तो इसलिए क्योंकि हमारा कोऑपरेशन था, सारे देशों ने मिलकर के, WHO ने, यूनिसेफ ने, सब ने मिलकर इसको बेहतरीन तरीके से पूरा किया, और आज हम कह सकते हैं कि इरेडिकेशन हुआ है। पोलियो आज भी हम नहीं कह पाते, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई छोटे देश, साउथ अफ्रीका में आज भी पोलियो होता है। तो पोलियो के वायरस अगर रह जाएगा तो हमारे देश में भी आ जाएगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड। कोई ना कोई आदमी यहां ट्रेवल करता है, वहां से यहां आता है, तो हमारे यहां भी हो सकता है। नाउ 1-2 पॉइंट और है, हेजिटेशन है लोगों को, भाई मेरे को नहीं वैक्सीन लेना है, रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, मेरे को अगर हुआ तो नसबंदी हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा। र्यूमर्स लोगों ने फैला रखे हैं कि मर जाता है आदमी, ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे को कुछ होगा नहीं, मैं तो ह्यूमन हूं, मेरे को वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं आज भी, उनको साइंस पे भरोसा ही नहीं है, वो पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, जाकर के गिर जाए तो हड्डी वड्डी टूट जाएगा, ऊपर से कोरोना भी हुआ है। आजकल तो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर भी नहीं मिल पाएंगे उसको। अभी हम देखते हैं, एक प्रश्न था कि क्या वैक्सीनेशन सेफ है, लोगों को लेना चाहिए? तो भाई साहब यह डिसीजन आपके ऊपर है। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल लेना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कानून भारत देश में बन जाए कि हर इंसान को कंपलसरी कर दे तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं। वैक्सीनेशन इज रियली सेफ और नॉट। आपको एक डाटा बताता हूं, जैसे कि
दो ही चीज का डर है कि हमें इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, दूसरा इन्फेक्शन होगा तो डेथ होगा या नहीं होगा। लोगों को डर तो यही है, अल्टीमेटली मेरे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक डाटा एक आता है कि विदाउट वैक्सीनेशन पॉजिटिविटी रेट समवेयर 36% है। ये कैसे निकला? तो जितने लोग चेक कराने जाते हैं आरटीपीसीआर, अगर 100 लोग गए तो उसमें यह देखा गया कि 36 लोगों को कोविड था, तो उससे उस शहर की पॉजिटिविटी रेट निकाली जाती है। यानी कि 10,000 में से 3,600 लोगों को कोविड हो चुका है। यही डाटा वैक्सीनेशन के बाद देखा गया तो 0.02 टू 0.04% देखा गया, यानी कि 10,000 में से ओनली 2 आदमी को वैक्सीनेशन के बाद इंफेक्शन हुआ है। नाउ डेथ पे आते हैं। विदाउट वैक्सीनेशन केस फैटेलिटी रेट इज, जिसको कि CFR कहते हैं, 1.3 to 2% इन इंडिया टोटल। अलग अलग स्टेट का थोड़ा अलग अलग वेरिएंसेस है, जैसे छत्तीसगढ़ में बीच में काफी ज्यादा हो गया था, करीब करीब 3% 4% के आसपास था, केरला में काफी कम था, दिल्ली में हाई हो गया था, महाराष्ट्र करीब करीब 1.5% के आसपास था, बट ऑन एन एवरेज पूरी कंट्री का 1.3 to 2% है, यानी 10,000 में से 200 लोग मर रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो गया है। तो आप समझो आप कहां रहना चाहते हो, 10,000 में से 3,600 वाले के में या 10,000 में से 200 में? नंबर किसका पहले आएगा? नाउ यह एक कि भाई वैक्सीन लेने के बाद भी आदमी मर जा रहे हैं। कई लोग, बड़े बड़े डॉक्टर की मृत्यु हुई है, और उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत ही दुखद समाचार है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के बाद CFR कितना हुआ? 0.0003%। यानी कि इसको निकालने के लिए 10,000 पे तो मैं आंकड़ा ही नहीं निकाल पा रहा था। 10 लाख में से 3 आदमी की डेथ हुई है वैक्सीनेशन लेने के बाद, और वो भी दोनों कोविड का दोनों वैक्सीनेशन लेने के 15 दिनों के बाद। उसमें भी यह देखा गया कि उनको कोमॉर्बिडिटी भी थी, लाइक कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम, कई तरह की चीजें थे। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा सेफ है। मेरे हिसाब से इस टॉपिक का जो आज का मेरा जो कंक्लूजन है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि आप सभी को लेना चाहिए, और जब गवर्नमेंट बच्चों को अलाउ करे तो वहां भी आप लेना शुरू करें। अपने आसपास के समाज में रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, सबको आप बताएं कि वैक्सीनेशन के लिए जल्दी से जल्दी ले लें। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन वी ऑल विल एबल टू लिव नॉर्मल लाइफ, बट व्हेन? भाई साहब, मेरा जो अनुमान कहता है, और जितना भी मैंने देखा, आर्टिकल पढ़े हैं, डॉक्टरों से बात हुई है, कम से कम जून 2022 के पहले मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इंडिया इज गोइंग टू बी फ्री। इंडेमिक के सिचुएशन में आ सकता है, अगर यही वाले स्टेन पे हम बात करें, अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आता है और हमारे वैक्सीनेशन इसी तरीके से चलते रहे, तो हम इंडेमिक के सिचुएशन पे आ जाएंगे। यानी कि कुछ एक जगह पे थोड़े बहुत होते रहेंगे कोविड के पेशेंट्स, बट जून 2022 तक हमें तो ऐसे ही रहना चाहिए जैसा हम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट को भी प्रॉपर जेनेटिक सीक्वेंसी कराने की जरूरत है, जिससे वो वेरिएंट नया ना हो पाए या बदलते ही हमें मालूम हो जाए, इसकी जानकारी रखे। सो फास्ट क्विक वैक्सीनेशन हो, नो सुपर स्प्रेडर इवेंट, लाइक बिहार में इलेक्शन हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, पांडिचेरी में हो गया, आसाम में हो गया। अब ऐसे जो होते हैं चुनाव, इसमें काफी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इस तरह से सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुए। इनको रोका जा सकता था, या पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास, संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों नहीं कर। कुछ क्रिकेट मैच हुए, IPL हुए, ये सब बंद हो जाने चाहिए। एडवाइस एज पर द मेडिकल एक्सपर्ट, हमें अपना डॉक्टर खुद का नहीं बनना है, वो समय अभी नहीं है मेरे भाई साहब। आपको अपने डॉक्टर पे और गवर्नमेंट को भी डॉक्टर और मेडिकल बॉडी पे विश्वास करना चाहिए, और उनकी सजेशन को प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। स्ट्रिक्ट फॉलो अप, बट आई कैन से विद द फुल कॉन्फिडेंस, फॉर द इरेडिकेशन इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट। ये इतना जल्दी जाने वाला वायरस नहीं है, क्योंकि ये वायरस कुछ जैसे आपने विकास किया है, आपने लाइफ में बहुत ऊंची मुकाम हासिल की है, तो वायरस ने भी हमारे साथ साथ अपनी एक ऊंची
मुकाम हासिल की है। कीप योरसेल्फ हेल्दी, wealthy and fine. We have to live and learn new normal life. डबल मास्क लगाने की जरूरत है दोस्तों, सैनिटाइजर, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यू करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंडेमिक को फैलने से तो रोके ही, इंफोडेमिक पे तो पूर्ण विराम होने की जरूरत है दोस्तों। बिल्कुल ही आप उसके ग्लच में नहीं आए, और कोई भी ऐसा करता हो तो उसे भी प्यार से, विनम्रता से मना कर दें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है स्टडी विद पीके सिन्हा, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कुछ कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं किस तरीके से अपने इस चैनल को सुधार सकता हूं। और आपको कोई नए टॉपिक के बारे में जानना है तो जरूर बताएं। मैं केवल वीक में एक बार कर पाऊंगा, ओनली ऑन सैटरडे और संडे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सब्बा खैर, फिर से मिलते हैं दोस्तों।